हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के भाग 6 में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी प्रथा बाउंडेड लेबर सिस्टम है, किस अधिनियम के तहत इसका उन्मूलन किया गया था। उन्मूलन का मतलब होता है इसको इरेडिकेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये था अपना बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976। तो ये किसके तहत किया गया था? 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। उसमें संकल्प लिया गया था कि जो ये बंधुआ मजदूरी है प्रथा, इसको समाप्त किया जाएगा। तो इसी घोषणा के तहत 1975 में ये अधिनियम पारित हुआ और 20 फरवरी 1976 को इसको लागू कर दिया गया। किसको? बाउंडेड लेबर सिस्टम को। सेकंड क्वेश्चन हमारा, 20 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा कब हुई? 1975 में हुई, अभी बताया हमने। इसके बाद अब बंधुआ मजदूरी या बाउंडेड लेबर क्या है? तो बंधुआ मजदूरी हम किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कर्जा ले लेता है और वो जब साहूकार से या जमींदार से कर्जा लेता है, एक बॉन्ड होता है, एक सामाजिक समझौता होता है, इतने समय के अवधि में ये कर्जा लौटा दिया जाएगा। यदि उस दौरान वो कर्जा नहीं लौटा पाता तो बदले में उसे काम करना पड़ता है। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, मजदूरी, बंधुआ मजदूरी। ऋणदाता, ऋणदाता का मतलब साहूकार या जमींदार जो कर्जा दे रहा है, ऋणी का मतलब जो कर्जा ले रहा है, उनके बीच में एक सामाजिक समझौता है। सामाजिक समझौते का मतलब क्या हुआ? जो समाज के अंदर लागू होगा, समाज के अंदर जिसको किया गया है, स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार यदि ऋणी एक निर्धारित अवधि के अनुसार ऋण नहीं चुका पाता तो उसे ऋणदाता के पास जबरन कार्य करना पड़ता है, मजबूरी में कार्य करना पड़ता है। और मजबूरी में कार्य करने का मतलब हो गया वो अधिक मजदूरी की मांग भी नहीं कर सकता। क्यों मांग नहीं कर सकता? क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए वो कर्जा नहीं लौटा पाया। यदि अधिक मजदूरी की मांग करेगा तो जो जमींदार या साहूकार है वो उसको बोल देगा, भाई आप अपना कर्जा चुकाइए और यहाँ से चले जाइए। लेकिन कर्जा चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो अधिक मजदूरी की वो मांग नहीं कर सकता और ना ही अपने श्रम को बाज़ार में बेच सकता है। यदि बाज़ार में, मार्केट में, अन्य जगह पर ज़्यादा मजदूरी मिल रही है तो भी वो वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक गुलाम जैसा, दास जैसा बनकर रह जाता है। किसका? जिससे उसने कर्जा लिया है। तो बंधुआ मजदूरी, बाउंडेड लेबर का मतलब आप समझ गए। तो इसीलिए जब यह इनह्यूमन थी, अमानवीय प्रथा थी, इसलिए 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में इसको इरेडिकेट करने का, मिटाने का संकल्प लिया गया था और 20 फरवरी 1976 को बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम लागू करके इसको समाप्त कर दिया गया। अब प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबर कौन होते हैं? प्रवास का मतलब क्या होता है? कई बार कहते हैं ना कॉलेज में बच्चे भी, माइग्रेशन करवा रहा हूँ मैं। माइग्रेशन का मतलब एक कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में जाना, एक संस्था छोड़कर दूसरी संस्था में जाना। तो प्रवासी मजदूर, अब यहाँ पर प्रवास का मतलब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। मजदूर का मतलब, मजदूर या मजदूरी का मतलब एक व्यक्ति जब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है काम करने के लिए तो उसे प्रवासी मजदूर कहते हैं। अब वो जाता क्यों है? तो यहाँ पर बहुत सारे कारण होंगे इनके। देखिए, एक क्षेत्र की जनसंख्या या व्यक्ति, या तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे एक साथ, या एक व्यक्ति जाएगा, एक समूह जाएगा। सामाजिक रूप से तंग आकर, धार्मिक रूप से तंग आकर, आर्थिक रूप से तंग आकर या अन्य किसी कारणों से परेशान होकर अन्य क्षेत्र में जाकर बस जाता है तो उसे प्रवास या प्रवासी मजदूर कहते हैं। इसके बाद अगला, प्रवास की प्रवृत्ति के कितने भाग है? माइग्रेंट है, माइग्रेशन हैबिट। अब यहाँ पर प्रवास का मतलब आप समझिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आदत काम के लिए वो इसके कितने भाग हैं? इसके 4 भाग हैं। दैनिक प्रवास, दैनिक प्रवास का मतलब हो गया वो डेली माइग्रेशन। क्या होगा? जो दिन में गए और शाम को वापस लौट आए घर पे। जैसे गांव से शहर की ओर स्टूडेंट आप पढ़ने के लिए जाते हैं गांव से कॉलेज के अंदर, तो आपका ये कौन सा प्रवास हुआ? दैनिक प्रवास हुआ। जैसे कोई मिल्कमैन है, वो दूध देने के लिए जाते हैं तो वो कौन सा प्रवास है? दैनिक प्रवास है। या अन्य और बहुत सारे कार्य जो गांव से शहर के अंदर लोग काम करने के लिए जाते हैं या शहर से शहर में काम करने के लिए जाते हैं, शाम को वापस घर लौट आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैनिक प्रवास या डेली माइग्रेशन। मौसमी प्रवास कौन से होंगे? जो कार्य मौसम के अनुसार होते हैं, जैसे खेत के अंदर या किसी तरह का काम नहीं है, बीच में ऑफ सीजन है, तो उस समय क्या होगा? जो खेत में काम करने वाले लोग हैं वो शहर की तरफ रोजगार की तलाश में चले जाएंगे खाली समय में। और जब खेती बाड़ी की कटाई का सीज़न आएगा, फसलों की कटाई का सीज़न आएगा, तो वापस लौट कर आ जाएंगे, लेकिन वो स्थायी रूप से वहाँ जाकर नहीं बसते हैं। तो ये कौन सा हो गया? मौसमी प्रवास होगा। कौन सा प्रवास होगा? सीजनल माइग्रेशन।
एक आकस्मिक प्रवास होता है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है अचानक जाना पड़े। अब अचानक कैसे हो गया, जैसे मान लो कई बार किसी के वो एकदम बीमार हो जाता है, एकदम कोई जैसे हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो उसे एकदम से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, मतलब पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हो, कोई रैली वगैरह हो, कोई जागरण वगैरह हो, तो उसमें जब अचानक जाना पड़ेगा तो वो कौन सा प्रवास होगा, आकस्मिक प्रवास होगा। ये देखिए स्थायी नहीं होगा, क्योंकि कोई बीमार है तो वो हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और ये नहीं है वो हमेशा वहीं पर रहेगा, तो वापस भी आएंगे वो। और रैली में जा रहे हैं या धार्मिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं या अन्य किसी फंक्शन के लिए अचानक जाना पड़ गया, विवाह शादी में, तो वो कौन सा कार्यक्रम वो प्रवास होगा, वो कैजुअल माइग्रेशन होगा। स्थायी प्रवास, परमानेंट प्रवास कौन सा होगा, परमानेंट माइग्रेशन वो होगा जिसमें जो प्रवास करता है वो स्थायी रूप से अन्य जगह पर जाकर बस जाता है। जैसे बहुत सारे आप गांव में देखना, कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या गांव के अंदर ज़्यादातर, शहरों के अंदर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो जिनकी बैकग्राउंड ग्रामीण है, रूरल एरिया से, मतलब वो गाँव से रोज़गार की तलाश में या नौकरी के कारण शहर के अंदर आए और वहीं आकर बस गए, तो इसका क्या हुआ, इसे बोलेंगे हम स्थायी प्रवास। अब वो वापस अपने मूल स्थान पर नहीं जाना चाहते, वो वहीं पर बस जाते हैं और वहीं की उनकी आईडी सब कुछ वहीं का वो बनवा लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्थायी प्रवास। तो माइग्रेशन हैबिट है, ये कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। डेली माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, कैजुअल माइग्रेशन और परमानेंट माइग्रेशन। आपकी ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस कारण से लोग प्रवास करते हैं। फैक्टर्स इंक्रीजिंग माइग्रेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो माइग्रेशन को इंक्रीज करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। तो एक पुश फैक्टर है और एक पुल फैक्टर है। ध्यान देखना, पुश का मतलब धक्का देना, धक्का देकर किसी को निकालना। अब धक्का देकर निकालने का मतलब मजबूरी होगी। वो मजबूरी क्यों होगी, जैसे परिवार के अंदर झगड़ा हो गया, पारिवारिक झगड़ा हो गया, तो वो अलग होकर वहाँ पर जगह नहीं है, और उससे कहा भी जाता है ना, राड से बाढ़ अच्छी है, तो उस झंझट से छुटकारा पाने के लिए शहर के अंदर या अन्य जगह पर जाकर रहने लग जाता है। धार्मिक रूप से यदि कोई अल्पसंख्यक है, धार्मिक रूप से उनको वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, तो वो भी वो मजबूरी में उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। इसी तरह से जातीय आधार पर भी दंगे यदि हो और जातीय आधार पर लोग व्यक्ति को तंग किया जाता है, तो भी वो मजबूर होकर गांव छोड़कर चला जाता है, मतलब वो जाना नहीं चाहता लेकिन परिस्थितियों बस उसे जाना पड़ता है। इसी तरह से रोज़गार, या कोई गांव के अंदर कोई रोज़गार के साधन अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, रोज़गार की तलाश में दूसरी जगह पर चला जाएगा। सामाजिक रूप से लड़ाई झगड़े हो गए, या कोई दबंग लोग हैं उनको किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो निर्बल उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वहाँ से फिर पीछा छुड़ाने के लिए वो अन्य जगह पर चला जाएगा। तो ये कौन से में आएंगे, पुश फैक्टर में आएंगे, जिसमें मजबूरी में जाना पड़ता है। पुल फैक्टर में कौन से होंगे, आकर्षण के कारण। आकर्षण का मतलब हो गया ठाठ फाट, जैसे सुविधाएं, जैसे चिकित्सा की सुविधाएं उत्तम मिलेगी शहर के अंदर, शिक्षा की सुविधाएं उत्तम मिलेगी, लोग सोचेंगे पार्क में घूमेंगे, सिनेमा हॉल में जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्योंकि शहरों के अंदर थोड़ा खुलापन होता है, रहन सहन है वो इंजॉयबल होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो मन में आएगी, भावनाएं हिलोरे मारेगी, और किसी के प्रति अट्रैक्ट होकर, सुविधाओं के प्रति अट्रैक्ट होकर जब हम जा रहे हैं, तो उसको पुल फैक्टर बोला जाएगा। इसके बाद फुटलूज लाइब्रेरी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ये इन्होंने ये प्रवासी मजदूरों के ऊपर लिखी थी किताब, जॉन बर्मन थे राइटर इसके, फुटलूज लाइब्रेरी के। तो इस पुस्तक में इन्होंने इस प्रवासी मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर भी कहा है। कौन से मजदूर कहा है, घुमक्कड़ मजदूर कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं। प्रवास के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है इसमें, देखिए एक आंतरिक प्रवास है, इंटरनल, और दूसरा एक्सटर्नल या इंटरनेशनल भी हम कह सकते हैं। आंतरिक प्रवास कौन सा होगा, जो देश के अंदर होगा। देश के अंदर कैसे होगा, क्षेत्रीय भी हो सकता है, जैसे एक राज्य हरियाणा का पंजाब में चला गया, पंजाब का यूपी में चला गया, यूपी का बिहार में, तो इस हिसाब से अलग अलग जो देश के अंदर जो प्रवास हो रहा है उसको हम आंतरिक प्रवास कहेंगे, इंटरनल माइग्रेशन कहेंगे। जैसे ये कैसे कैसे हो सकता है, गांव से गांव की तरफ हो सकता है, गांव से शहर की तरफ हो सकता है, शहर से गांव की तरफ हो सकता है, शहर से शहर की तरफ हो सकता है। तो आंतरिक प्रवास है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हो सकता है। आंतरिक प्रवास जो देश के अंदर जो प्रवास है वो। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, इसमें क्या होगा भी, एक देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं रहने के लिए, रोजगार के लिए, न किसी काम के लिए। जब एक स्थान छोड़कर एक देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जो राष्ट्रों के बीच में हो। इसके फिर हमने 2 भाग बांटे,
एक तो इंटर कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन और एक इंट्रा कॉन्टिनेंटल। इंटर का मतलब क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो देशों के बीच में हो। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब है जो महाद्वीपों के बीच में हो, जैसे एक महाद्वीप छोड़कर दूसरे महाद्वीप में चले जाए, जैसे कोई एशिया महाद्वीप छोड़कर यूरोप महाद्वीप में चले जाएगा, जैसे इंडिया से कोई अमेरिका चला गया तो कौन सा महाद्वीप हो गया, अमेरिका महाद्वीप में चला गया, कहाँ से, इंडिया को छोड़कर। तो जब एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में व्यक्ति काम की तलाश में अन्य किसी कारण से चला जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतर महाद्वीप या इंटर कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन बोलेंगे। दूसरा अंतरा महाद्वीपीय। अंतरा का मतलब क्या होता है, महाद्वीप के अंदर अंदर, लेकिन देश तो चेंज कर रहा है वो। जैसे नेपाल का भारत आ गया, भारत का श्रीलंका चला गया, श्रीलंका का पाकिस्तान चला गया। तो जब एक ही महाद्वीप के अंदर जब एक देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा कॉन्टिनेंटल कहेंगे, अंतरा महाद्वीपीय माइग्रेशन या प्रवास हम इसको कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है अपना, जाति पंचायतें क्या होती है, ये भी देखिए थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। जाति पंचायत का मतलब होता है जो जाति विशेष की पंचायत है। तो यहाँ पर क्या था, जब शुरुआती में जो निम्न जातियाँ थी जिनको अछूत जातियाँ या पिछड़ी हुई जातियाँ समझा जाता था, उनकी जातियों के कोई लड़ाई झगड़े होते थे या अन्य कोई विवाद सुलझाने होते थे तो वो उच्च जाति के लोग सुलझाते थे। और जो उच्च जाति के लोग जब वो फैसले सुनाते थे तो उनमें निष्पक्षता बहुत कम होती थी, वो कहीं न कहीं पक्ष लेते थे, जिसका मतलब जो जानकार होता था, जो उनके ज़्यादा क्लोज होता था, उनके पक्ष में फैसला देते थे। तो निम्न जाति की विशेषकर जाति पंचायतों का जो गठन हुआ वो निम्न जाति के लोगों ने अपनी जाति के सदस्यों की सुरक्षा शक्ति को पनपाने, मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जाति के सदस्यों की सुरक्षा करने के लिए और अपने जातीय मामलों के स्वयं समाधान करने के लिए जिन पंचायतों का निर्माण किया था उन्हें जाति पंचायत कहते हैं। जाति पंचायतें विशेष रूप से विशेष जाति विशेष की पंचायतें होती है। तो इनमें जो पंचायत का जो मुखिया होता है वो भी उस जाति विशेष का होता है, अन्य कार्यकारिणी होती है वो भी उसी जाति विशेष की होती है। और उस जाति पंचायत का दायरा कहाँ तक होता है, जहाँ तक उसके जो सदस्य या उसके एक जाति पंचायत के लोग जहाँ पर रहते हैं। अब मान लीजिए इसका अधिकार क्षेत्र भी होगा, जैसे एक क्षेत्र की जाति पंचायत है, उसका सदस्य यदि दूसरे क्षेत्र में चला गया, यदि वो स्थायी रूप से नहीं गया तो उसको कंट्रोल है वो पहले से जो क्षेत्र वाली जाति पंचायत करेगी। तो जाति पंचायतों का जब जिक्र आता है तो वहाँ पर निम्न जातियों की पंचायतों से इसका लिया जाता है। परंतु आधुनिक समय में क्या हुआ, जो उच्च जातियाँ हैं वो भी अपनी जाति पंचायतों का गठन करने लगी। जैसे हरियाणा के अंदर खा पंचायत है, तो या इसी तरह से ब्राह्मणों की पंचायतें मिल जाएगी आपको, जो बाणीय लोग हैं उनकी पंचायत अलग से मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो जाति पंचायत है वो केवल निम्न जाति की जाति पंचायतें नहीं रही है, ये पहले निम्न जाति की जाति पंचायतें थी। परंतु अब जैसे विधि का शासन कानून संविधान की धारा 14 के तहत विधि का शासन लागू हो गया, अदालतें कोर्टें आदि का प्रचलन हो गया, जब लोगों में जागरूकता आ गई, पढ़ लिख के अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गए, तो अब यहाँ पर जाति पंचायतों का महत्व भी काफ़ी कम हो गया, इनका विघटन हो गया, क्योंकि फैसले अब वो कोर्टें या अदालतें करने लग गई है। पंचायतों का वर्णन संविधान की किस धारा में किया गया है? पंचायतों का वर्णन संविधान की धारा 40 में किया गया है, ध्यान रखना। संविधान की धारा 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। किस अधिनियम को नया पंचायती राज अधिनियम कहा गया? तो पंचायती राज अधिनियम 1992 को नया पंचायती राज अधिनियम कहा गया था। अब आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालना है, वो क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।